तो आज की जो हमारी ये क्लास है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में। और 12 अप्रैल 2023 से जो है इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई वही कर सकते हैं जिनके पास एमपी सेट होगा या जिनके पास यूजीसी नेट होगा या पीएचडी होगा। ठीक है, ये वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो सोशल वर्क से इन्होंने क्वालिफाई किया होगा। तो मैं बेसिकली आप लोगों से यूनिट नंबर फर्स्ट पर बात कर रहा हूँ। मैंने नेचर ऑफ सोशोलॉजी पर बात कर चुका हूँ आप लोगों से, और उसके डेफिनेशन और सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है इस पर भी बात हो चुकी है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी हमने बात किया है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन पर। आज हमारी जो बात होने वाली है वो इंस्टीट्यूट पर बात होने वाली है। एसोसिएशन पर बात हो चुकी है, संस्था पर बात होगी, फिर कल्चर पर बात होगी, फिर नॉर्म्स पर बात होगी, फिर वैल्यूज़ पे होती है। इंस्टीट्यूट्स का मतलब है एक प्रकार से संस्था, और कल्चर का मतलब संस्कृति, नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, है ना। समाज का कुछ मानदंड होते हैं। ये प्रश्न आपको फैक्ट नहीं बनाता है, ये प्रश्न आपको एप्लीकेशन बेस्ड बनाता है, कॉन्सेप्चुअल पर आधारित होता है मानदंड से प्रश्न, और वैल्यूज़ से भी प्रश्न आप लोगों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पर जो है बातचीत करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप सभी लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझसे पूछेगा, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। देखिए, संस्था क्या होती है। अगर मैं सामान्य तौर पर आप लोगों से बात करूं तो संस्था और समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो संस्था और समिति मतलब एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु इन दोनों में कुछ आधारभूत अंतर होते हैं। अगर हम जब आधारभूत अंतर की बात करते हैं तभी हम इसका आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी संस्था है और कौन सी समिति होती है। मानव की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, और ये बात आप जानते हैं, मानव की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, है कि नहीं। और इसकी पूर्ति करने के लिए वह यथासंभव प्रयास करता है, और इन आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में जब व्यक्ति परस्पर मिलजुल कर सामान्य आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति के पर बात करता है तो वहाँ पर एक संगठन बन जाता है, और व्यक्तियों के इसी संगठन को समिति कही जाती है। और इसी प्रकार निर्मित की गई जो समितियां होती हैं, उन समितियों की सफलता के लिए परस्पर एक सहयोग की आवश्यकता होती है। और इन्हीं समिति के कार्य विधि या उसके रूप से जब आप चलाए जा रहे हैं, जो आप जो है समिति के उद्देश्य की पूर्ति की बात कर रहे हैं, जहां साधन के रूप में काम हो रहा है, तरीके, विधियां, प्रविधियां आदि के उपयोग में लाई जा रही हैं, तब हम कहते हैं कि ये संस्था है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। समिति का कार्य जो होता है वो विधिवत रूप से चलाने के लिए होता है। आप ये कह लीजिए कि समिति का उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। जो साधन, तौर पे, तरीके, विधियां, प्रणाली, जब ये चीज़ों का उपयोग होने लगता है तब आप समझ जाइएगा कि ये संस्था हो गई, है ना। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमान व्यवहार प्रणाली होती है उसे हम कार्यविधि कहते हैं, और जब कार्यविधि बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि ये संस्था हो गई। एक उदाहरण से समझाता हूँ, उदाहरण आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति अपना परिवार बसाना चाहता है तो उसे कुछ नियम और रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, तो पालन करके विवाह करना होगा उसे, और परिवार एक समिति बन जाती है। तब परिवार क्या बन जाती है? एक समिति बन जाती है, जबकि विवाह क्या है? एक संस्था है। इसी की भांति अगर आप एक कोई महाविद्यालय ले लीजिए, महाविद्यालय तो एक समिति ही है, जबकि नियम की व्यवस्था होने के कारण परीक्षा पद्धति एक संस्था बन जाती है ना। क्योंकि परिवार का जो स्वरूप है वो समाज की मान्यता के अनुरूप निर्धारित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मूर्त होते हुए भी कई बार परिवार को एक संस्था का नाम भी दिया जाता है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कहता है कि संस्थान नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है जो अमूर्त होता है। जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं
तो उसे हम समिति कहते हैं। अब यहाँ जो एक रूप दिखाई दे रहा है वो बेसिकली सामान्य हित दिख रहा है, सामान्य एक उद्देश्य दिख रहा है, लेकिन जब उसे एक निर्धारित एवं मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था बन जाती है। जैसे मैं आपको बताया गया है, स्कूल, हॉस्पिटल आदि सदस्यों के रूप से निर्मित प्रक्रिया को हम समिति कहेंगे, लेकिन जब इन्हीं का कार्य प्रणाली के रूप में काम करेगा तो उसे हम लोग संस्था कहेंगे। तो कार्य प्रणाली में तरीके यूज़ होते हैं, विधियां यूज़ होती हैं, प्रविधियां यूज़ होती हैं। जब हम इन सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम दे देते हैं कि ये संस्था है। एक बार मुझे स्पष्टीकरण करिए, क्या आप लोगों की ये बात समझ में आ गई है कि संस्था और समिति क्या होती है? बताइए। यस सर। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो कुछ विद्वान थे, जिन विद्वानों ने परिभाषा के माध्यम से समिति के बारे में संस्था के बारे में उन्होंने परिभाषित किया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक विद्वान है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं कि संस्था जनरीति और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो अनेक कार्यों को करती है। तो किंग्सले डेविस का कहना है कि संस्था हम उसे कहेंगे जो जनरीति और रूढ़ियों का ऐसा संगठन जो अनेक कार्यों को करती है, वही संस्था कहलाती है, वही संस्था कहलाती है। अब किंग्सले डेविस की परिभाषा अच्छा यहाँ पे भी थी। अब आपको मैं बता दूँ, परिभाषाएं बेसिकली कई विद्वानों की हैं। जैसे अगर मैं बोगार्ट्स की भी बात करूं तो बोगार्ट्स महोदय भी कहते हैं संस्था को किस तरीके से, आप इसे भी संस्था में इनका भी नाम ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था जो है समाज की संरचना है। सामाजिक संस्था जो है समाज की संरचना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं केवल कीवर्ड्स को ध्यान रखता हूँ, वैसे आप लोगों को भी रखना चाहिए। बाकी तो हम यहाँ पर शब्दों को जोड़ सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ सामाजिक संस्था तो मैंने ये शब्द ऑलरेडी जोड़ दिया कि सामाजिक संस्था समाज की वो संरचना है, ठीक है, जिसको सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकता की बात हो रही है। तो कार्य, मैंने एक शब्द और जोड़ा, कार्य विधियों के साथ। अब कार्य विधियों के द्वारा किसकी सहायता की जा रही है? तो कार्य विधियों के द्वारा जो है व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, तो वह क्या बन जाएगी? संस्था बन जाएगी। बस ये दो शब्द हैं, आप इसको ध्यान रखिए, समाज की संरचना और कार्य विधियाँ। बाकी आप आगे पीछे और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, ठीक है। संस्था अनेक जनरीतियों की बात हो रही थी, ठीक है। तो संस्था देखो जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन है, ये किंग्सले डेविस कहते हैं। लेकिन इन्हीं की परिभाषा के जैसे एक विद्वान और थे जिनका नाम था ग्रीन, उन्होंने भी कहा कि जो संस्था होती है वो अनेक जनरीतियाँ होती हैं। तो उसने एक शब्द जोड़ दिया, अनेक जनरीतियाँ। और रूढ़ियों का ऐसा संगठन जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। बाकी आप सारे देखो, अनेक समाज कार्य यहाँ पे कहा गया। तो किंग्सले डेविस की परिभाषा में सिमिलर एकदम कॉपी की गई परिभाषा है ग्रीन महोदय के द्वारा, और ग्रीन ने केवल एक शब्द जोड़ा है, संस्था अनेक जनरीति कह दिया, बस बाकी सारे शब्द को कॉपी कर लिया है। इन्होंने पर्टिकुलर एक ही जनरीति के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। अब देखिए, संस्था का उद्विकासीय क्रम की चर्चा अगर हम करें तो सर्वप्रथम WG समनर ने कहा है, अपनी एक किताब लिखा था फोकवेज। क्या आप लोगों को पता है संस्था की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फोकवेज की किताब का नाम क्या? फोकवेज आप नाम ने सुना है? बताइए एक बार जरा मुझे। फोकवेज के बारे में मैंने आप लोगों से बताया भी है ना? बोलिए। नो सर, फोकवेज नहीं, फोकवेज तो भाई WG समनर का नाम आता है। विलियम ग्राहम इनका पूरा नाम है, विलियम ग्राहम समनर इनका पूरा नाम है। और फोकवेज के बारे में इन्होंने ही इसके बारे में चर्चा किया है, ठीक है। बड़े ही फेमस पर्सन है ये, इनके बारे में हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि विलियम ग्राहम समनर की जब बात आती है तो इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। फोकवेज को ही जनरीति कही जाती है। और ये जो किताब आई थी सन 1906 में आई थी, ठीक है, 1906 में आई थी। आपको बता दूं, अगर आप UGC के बच्चे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए UGC के बच्चे हैं
फिर भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो, है ना, ये टॉपिक तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो अगर मैं बात करूं तो एक और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, व्हाट सोशल क्लासेस, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट सोशल क्लासेस, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे व्हाट सोशल, ठीक है, क्लासेस, ठीक है, ऑन ऑन करिएगा, ऑन टू ईच अदर, टू, ठीक है, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर करिएगा। और ये जो किताब थी, ये भी किताब बेसिकली सामाजिक वर्ग एक दूसरे के लिए बात कर रहा था, सामाजिक वर्ग एक दूसरे के लिए बात हो रही थी। तो सामाजिक वर्ग एक दूसरे के लिए अगर जब जिक्र होता है तो ये किताब विलियम ग्राहम समनर की है, और ये किताब भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कब आई थी, ठीक है, नोट कर लीजिए, इस किताब के बारे में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या नोट कर रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। बिल्कुल नोट करिएगा सभी लोग, और ये किताब को आप नोट डाउन कर लीजिएगा 1883 में, 1883 में, ठीक है, इसको भी आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है, 1883 में, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है ये आपके लिए दूसरी, ठीक है। और एक किताब बताता हूँ समनर के बारे में, वो भी आप नोट कर लीजिए, 3 किताब इसकी बहुत फेमस है, हम लोगों से पूछी जाती है। द चैलेंज ऑफ फैक्ट, द चैलेंज, ठीक है, द चैलेंज ऑफ फैक्ट, ठीक है, ये किताब नोट कर लीजिएगा। और ये किताब 1914 को याद करिएगा, 1914 का। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समनर के संबंध में समिति को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और फिर इन्होंने कहा अपनी किताब में, इस फोकवेज में, कि संस्थाओं को चरम जनरीतियाँ से संबोधित किया, और इनके अनुसार कि कोई विचार या क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे आदत कहते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कोई विचार है या कोई क्रिया हो रही या किसी काम की बार बार रिपीटेशन हो रहा होता है, पुनरावृत्ति हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि अगर ये व्यक्तिगत लेवल पर है तो उसको हम आदत कहेंगे, और ये बात फोकवेज में कही गई है। तो अगर प्रश्न बने आप लोगों से कि भाई मान लीजिए विचार या क्रिया या पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे आदत कहते हैं, ये बात किस किताब में है? फोकवेज में है। किसने कहा है? तो विलियम ग्राहम समनर ने कहा है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। बस आगे अगर हम बात करते हैं, जब इसे समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब ग्रुप के द्वारा इसे ग्रहण कर लिया जाता है, तो इसे जनरीति कहा जाता है। व्यक्तिगत तौर पे ग्रहण करेंगे तो हैबिट बनेगी, है ना, और अगर ग्रुप के लेवल पर करेंगे तो जनरीति बनेगी, और ग्रुप के लेवल पर जब बात करते हैं तो वही संस्था का पार्ट निभाता है। तो जनरीतियों के अंतर्गत व्यवहार के तरीके एवं शिष्टाचार आदि आते हैं, जो लोगों पर बाध्य तो नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा समाज ज़रूरत कराता है या करता है। जनरीति में जब सामूहिक कल्याण की भावना नैतिकता से जुड़ जाती है, तब यह लोकाचार में बदल जाती है। जब बात ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी कि ऐसा करने की अपेक्षा समाज ज़रूरत करता है, ठीक है, ज़रूर करता है, लेकिन जनरीति में जब समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब वहाँ पर हम लोग नैतिकता का शब्द रिलेट कर देते हैं, लेकिन लोकाचार में ये प्रक्रिया बदल जाती है। फिर इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लोकाचार के वे नियम जो लोगों पर बाध्य होते हैं, नियमों की अवहेलना व्यक्ति को दंड का भागीदार बनाता है, जैसे ड्रग लेना, धार्मिक कार्यों के या विपरीत वस्त्र पहनना। लोकाचार के नियम और जब एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाता है तो उसे हम संस्था का नाम दे देते हैं। तो बड़ी ही लंबे तरीके से लेकर आया है समनर ने एक परिभाषा को डिफाइन करने के लिए कि लोकाचार के नियम जब किसी निश्चित संरचना में व्यवस्थित होगा तब उसे हम कहेंगे। अब लोकाचार कैसे आ रहा था? जहाँ समूह की भावना से जुड़ रहा था उसको हम लोकाचार का पार्ट बोल रहे थे, है। समिति क्या होती है और संस्था क्या होती है? तो संस्था बेसिकली यहाँ आज आप लोग समझ, देखिए समिति बेसिकली मूर्त कहलाती थी। क्यों मूर्त थी? मैंने बताया भी था, कुछ सदस्य होते थे, लेकिन जो संस्था बनेगी ये समाज जैसी ही है, समाज जैसी ही है। तो जब समाज जैसी होगी तो संस्था एक अमूर्त कहलाएगी, और संस्था से नियम और व्यवस्थाओं का बोध होता है ना। संस्था का विकास जो होता है अधिकतर स्वयं होता है,
अधिकतर अगर हम बात करें तो वो स्वयं होता है संस्था का विकास, और संस्था की जो नेचर होता है वो अस्थाई होता है या फिक्स होता है। संस्था समिति का निर्माण करती, ना कि समिति संस्था का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संस्था समिति का निर्माण करेगी, और संस्था जो होती है निश्चित सामाजिक ढांचा बनाता है, और संस्था में विशेष प्रतीक होते हैं। ठीक है, मनुष्यों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पर निर्भर होती है संस्था, और संस्था अनिवार्य रूप से सामाजिक विरासत भी होती है। इस चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि संस्था की भूमिका कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अतीत से जुड़ी कुछ जनरीतियों के बारे में, अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियों को हम प्रथा कहते हैं, और प्रथा का अनुपालन हम इसलिए करते हैं कि अतीत में ऐसा होता आया है। आपको बता दूं कि इलेक्स और इंकल्स ये विद्वान हैं, इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि जनरीतियों को वैकल्पिक रूप से प्रथा कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न बनाया जाए कि जनरीतियों को वैकल्पिक रूप से प्रथा कहा जाता है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा बताया गया है, तब आप लोग क्या स्पष्ट या क्या जवाब देना उचित समझेंगे, बताइए जरा आप लोग, किसने ये स्टेटमेंट दिया है? अगर हाँ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ये विद्वान रहे हैं, बड़े ही फेमस विद्वान हैं, जो आप समाजशास्त्र में इनका नाम अक्सर देखते रहते हैं। आपको बता दूं व्हाट इज़ सोशोलॉजी, इनके बारे में अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कभी कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी की किताब किसने दिया, और इस किताब में इन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि एन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन, कि समाजशास्त्र का परिचय और उसका अनुपालन और उसके डिसिप्लिन, मतलब उसका जो अनुशासन है, जो उसके प्रोफेशन, जो व्यवसाय है, उसके बारे में इन्होंने साफ शब्दों में जिक्र किया है। तो ये 1964 में ये किताब लिखी गई थी, 1964 में। किसके द्वारा लिखी गई थी? एलेक्स इंकल्स के द्वारा। ये पहली किताब थी, फेमस रही है। दूसरी अगर हम बात करें, इनकी एक और किताब रही है जो फेमस मानी जाती है, बिकम मॉडर्न। क्या लिखा गया? बिकमिंग मॉडर्न। मैं वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है सोशोलॉजी में, ठीक है, जो हम लोगों से पेपर में देखने को मिल जाता है। तो 1974 आप पेपर देखेंगे, मैंने 2-3 पेपर देखा है, एक बार म्यूट हो जाइए। मैंने पेपर देखा है 2016 का और 2018 का पेपर, ठीक है। तो आपको बता दूं कि उन्हीं के पेपरों के आधार पे ही आप लोगों को जो है कंटेंट बताया रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक और इम्पॉर्टेंट किताब है, नेशनल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, रीविजिटेड, ठीक है। नेशनल, अगर हम बात करें नेशनल कैरेक्टर के बारे में, CHARACTER, कैरेक्टर, रीविजिटर, VISITED, रीविजिटेड। और ये किताब अगर प्रश्न बनाए तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, 1997 में। तो ये 3 चीज़ें हैं, बड़ी ही मुख्य बातें हैं, और ये मुख्य बातें हैं इलेक्स इंकल्स के बारे में, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन्होंने जनरीतियों को वैकल्पिक रूप में प्रथा कहा, और किसी देश के कानून निर्माण में प्रथा का बहुत ही महत्व होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैकल्पिक रूप को प्रथा बोलने वाला कौन विद्वान है? तो इंकल्स का नाम आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं, कहीं कहीं तो प्रथागत कानून पाए जाते हैं, ठीक है। जनजातीय समाज में तो प्रथा ही कानून के रूप में कार्य भी करती है। देखिए, कहीं कहीं अगर हम बात करें प्रथागत कानून पाए जाते हैं, क्या आप लोग जानते हैं प्रथागत कानून किसे कहते हैं? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि प्रथागत कानून किसे कहते हैं। मेरी बात को आप समझिएगा। बेसिकली जब हम संविधान, भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो आपको एक आर्टिकल याद आ रहा होगा, अनुच्छेद नंबर 13। आपको बता दूं, अनुच्छेद 13 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले जो प्रदेश हैं उनमें कहा गया प्रथागत कानून को सिविल कानून के समकक्ष माना जाता है।
तो जो प्रथा कानून, देखिए एक बात को आपको यहाँ पर तो साफ शब्दों में ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपसे आर्टिकल 13 की बात कर रहा हूँ, यानी 13 के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों से रिलेट किया गया है। किससे रिलेट किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों से रिलेट किया गया है इस वाले में। तो अनुच्छेद 17 भी ध्यान रखेंगे, जहाँ प्रथागत कानून को सिविल कानून के समक्ष माना जाता है और प्रथा को यदि साबित कर दिया गया तो वे इस प्रावधान के तहत कानून का एक रूप ले लेगा, एक कानून का रूप ले लेगा। और प्रथागत अधिकार कानून सम्मत होते हैं, जिनका आपको बता दूं मैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। तो मैं आपसे इसी, एक तो आर्टिकल याद आ गया आपको कि आर्टिकल 13 में जिक्र हुआ है प्रथागत कानून को लेकर, और दूसरी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको ध्यान रखना है, जो आपको बताता है 1872। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। मैं आप लोगों को सोशोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूँ। रीज़न ये है कि अब इसके बाद ही आप लोगों को जो है सीधा जॉब मिल जाएगी, क्योंकि प्रश्न आप लोगों से डीप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक कानूनी प्रथा व्यवहार को स्थापित प्रतिमान है, जिसे किसी विशेष सामाजिक सेटिंग के भीतर निष्पक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, यही प्रथागत होता है। तो हमेशा क्या किया गया है, कानून द्वारा स्वीकार किया गया है कि बचाव के द्वारा जो है दावा किया जा सकता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो है प्रथागत कानून के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, इसलिए आप लोग इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। रीति रिवाज, प्रथा विश्वासों का समूह होता है, जिसे एक समुदाय द्वारा आचरण के अनिवार्य नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही प्रथागत कानून होता है। फिर से रिपीट करूंगा, बात को समझिए। रीति रिवाज, प्रथा विश्वासों का समूह, जिसे एक समुदाय द्वारा आचरण के अनिवार्य नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही प्रथागत कानून कहलाता है। बस। फिर आगे अगर हम बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द, क्यों आरती मैडम आपने ये शब्द तो सोशल वर्क में तो देखा ही होगा, बताइए। आरती मैडम नहीं है, चलो जो भी है बताए। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए रुथ बेनेडिक्ट के बारे में बात करें। रुथ बेनेडिक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अनुसार कहा गया कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना नहीं देखा जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पर इनके बारे में 2-3 शब्दों को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहा जाए, इनकी एक किताब आई थी, बड़ी ही फेमस रही है सोशोलॉजी में, या आप ये कह लीजिए कि सोशल वर्क में, पैटर्न ऑफ कल्चर, सुना है नाम? अरे भाई कुछ तो बोला भी तो करो। यस सर। हाँ, पैटर्न ऑफ कल्चर की बात करें तो रुथ बेनेडिक्ट का नाम आता है सन 1934 में। बड़ी फेमस किताब है, हम लोगों से सोशोलॉजी और सोशल वर्क दोनों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात तो ये याद रखेंगे आप लोग रुथ बेनेडिक्ट के बारे में। दूसरी बारे में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक और शब्द आता है द रेस ऑफ मैनकाइंड, मानवता की दौड़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मानवता की दौड़, द रेस ऑफ मैनकाइंड। इनके बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये भी किताब रुथ बेनेडिक्ट की ही थी, बहुत ही फेमस रही और चर्चित रही, जो 1943 रही। ठीक है, ये आपको दूसरी किताब थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ कल्चर है। और उसके बाद गुलदाउदी और तलवार की बात करता है ना, तो इसका भी एक किताब थी, और वो किताब थी रुथ बेनेडिक्ट की। उतनी फेमस तो नहीं रही, लेकिन ये 1946 में किताब लाई गई थी। तो 2 किताबों का नाम आप ध्यान रखेंगे, बड़ी फेमस रही है। लास्ट वाले का फिर से रिपीट करना, जो हाँ, 1946 में आई थी। गुलदाउदी एंड तलवार,
है ना, तलवार, स्वॉर्ड कहते हैं ना तलवार को, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये जो किताब आई, ये किताब आई थी 1946 में। देखिए अभी हमारे यहाँ जो फ़ोन आ रहा है भाई बच्चों का, यूजीसी वाले बच्चों का ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अब मैं आप सबको बता दूं कि मैं 8:30 के बाद या 6:30 के बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा, है ना। आधे घंटे से मैं अगर आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ इसी वजह से दे रहा हूँ, है ना। अभी एक बार जो है मैं एक क्लास में बताऊँगा, भी मैंने पहले भी कई बार इन लोगों से बता भी चुका हूँ, है ना। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। ये इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टी पार्सन्स के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। टी पार्सन्स महोदय बड़े ही फेमस पर्सन हैं, हम लोगों से एग्ज़ाम में इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज की जो अस्तित्व है वो 5 मूलभूत संस्थाओं की चर्चा करता है, टी पार्सन्स महोदय। इनको, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, और इनकी अगर मैं बात करूं टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में, तो यह आते हैं सोशल सिस्टम में। एक आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, द सोशल सिस्टम की बात करते हैं ये, और ये जो किताब आई थी 1951 में आई थी। पहली बात ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो इनकी जो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में बात आता है। द स्ट्रक्चर आप कह लीजिए ऑफ सोशल एक्शन बोल दीजिए, तो ये आपका 1937 में ये जो है टालकाट पार्सन्स महोदय की भूमिका द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में आया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात थी ये टूवर्ड अ जनरल थ्योरी की बात करते हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे थर्ड पॉइंट को भी, टूवर्ड अ जनरल, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। और जब थ्योरी ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो एडवर्ड का भी नाम आता है, टालकाट पार्सन्स का भी नाम आता है, मतलब एक सामान्य सिद्धांत की क्रिया की बात होती है ना, यहाँ जिक्र होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 1951 में ये जिक्र हुआ था, 1951 में जिक्र हुआ था, ठीक है। इन चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल सिस्टम एंड द जो है इवेल्युएशन की बात करते हैं, इवेल्युएशन की बात करते हैं, सोशल सिस्टम एंड द इवेल्युएशन ऑफ थ्योरी एक्शन थ्योरी कह लीजिए या थ्योरी एक्शन कह लीजिए। 1977 में आई थी, 4 पॉइंट की किताब है, सोशल सिस्टम एंड द जो है इवेल्युएशन का मतलब यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ एक्शन थ्योरी। तो ये जो किताब आई थी 1977 में आई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 4 किताबें ये जो फेमस रही हैं टालकाट पार्सन्स महोदय की, हमसे पेपर में कई बार पूछा भी गया है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा ज़रूर, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो इनकी 5 मूलभूत संस्थाओं पर जो ये बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी संस्था है। एक है परिवार, दूसरी है अर्थव्यवस्था, तीसरा है राज्य व्यवस्था, चौथा है शिक्षा, 5वां है धर्म। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो है टालकाट पार्सन्स के द्वारा 5 मूलभूत संस्था, परिवार, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा, धर्म, याद रहेगा आप सबको, एक बार बताइए। बताइए। यस सर। पार्सन्स, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, है ना, पार्सन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको पता हो गया बहुत अच्छी बात है। अब समनर के बारे में बात करते हैं। समनर के बारे में अभी अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया, फोकवेज के बारे में, बड़ी फेमस किताब रही है उनकी फोकवेज, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। इन्होंने 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया संस्था को 2 भागों में बांट दिया समनर ने। एक कहा कि स्वतः निर्मित होती है। अब स्वतः निर्मित क्या है कि इसकी उत्पत्ति लोकाचार से होती है। लोकाचार का मतलब होता है कि समूह में क्या आ गया, सामूहिक भावना आ गई, समूह की
भावना आ गई, है ना। तो याद रखिएगा, मतलब वी फीलिंग वाली प्रक्रिया है और इसकी उत्पत्ति अवचेतन रूप से होती है, जैसे संपत्ति, विवाह, धर्म आदि इसका जो है उदाहरण मान लिया जाता है। तो कभी कभी हमसे पेपर में कहता है कि बताइए समनर के अनुसार स्वतः निर्मित संस्था के प्रकार में निम्न में कौन सा उदाहरण नहीं है या कौन सा उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखेंगे संपत्ति को, विवाह को और धर्म को, ये स्वतः निर्मित होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे समदर के अनुसार। दूसरी बात होती है कि एक निर्मित किया जाता है, और जो निर्मित होता है जो निश्चित उद्देश्य के लिए चेतन रूप में गठित होती है। ध्यान रखेंगे स्वतः निर्मित में अगर हम बात करें तो किस तरीके से संस्था गठित होती है, संगठित होती है, तो अचेतन रूप से होती है। और आपसे पूछा जाए कि निश्चित उद्देश्य के रूप में जो संस्था गठित होती है वो समनर के द्वारा किस रूप में होती है, तो चेतन रूप में होती है। अगर प्रश्न पूछेगा कि इसकी बताइए उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप याद रखेंगे विद्यालय यानी स्कूल यानी कॉलेज और बैंक, ये इसका जो है उदाहरण बन जाएगा निर्मित। तो ये देख रहे हैं आप, बनाया जा रहा है ना, कॉलेज बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, बैंक भी बनाया जाता है, लेकिन जो स्वतः निर्मित हो रहा है वो संपत्ति हो रही है, विवाह हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वतः मतलब ये एक बात आप कह सकते हो ना, जो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपने परिस्थिति पढ़ी थी, एक अर्जित होती है, एक प्रदत्त होती है, तो प्रदत्त वाली परिस्थिति को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखिए बेलार्ड के बारे में। बेलार्ड आप लोग को बता दूं बड़े ही फेमस पर्सन है समाजशास्त्र में, हमसे इनसे भी जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आप सभी लोग इनके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें, इनकी क्या भूमिका है, ठीक है। बेलार्ड, अब बेलार्ड महोदय ने अगर हम आपसे बात करें तो ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं। क्या है ये? एक सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने संस्था के दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, संस्था के क्या बताए हैं? दो टाइप बताए हैं। अब पहली जो संस्था इसमें बताया है इन्होंने बेलार्ड महोदय ने, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है मूलभूत संस्था। मूलभूत का मतलब होता है बेसिक होता है, आप ये कह लीजिए एक बेसिक का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, बेसिक समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ बेलार्ड के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा जो सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था। तो परिवार को, अर्थव्यवस्था को, धर्म और राजनीति व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था को इन्होंने मूलभूत व्यवस्था माना है बेलार्ड महोदय ने, ठीक है, बेलार्ड महोदय ने। तो बेलार्ड का नाम अगर हम आप लोगों से जिक्र करें तो इनका नाम सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी में हमें देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे। बड़े ही फेमस पर्सन है। इनके साथ कभी कभी एक विद्वान और आते हैं, ड्राइवर करके आते हैं, ड्राइवर एंड जो है बेलार्ड, ठीक है, ड्राइवर एंड बेलार्ड। तो ये फैमिली जो है डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, फैमिली डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं बेलार्ड महोदय, ठीक है। इस बात को आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, बेलार्ड के बारे में आगे पढ़ें और भी चीज़ें देखें, बताइए। दूसरा देखते हैं, सहायक संस्थाएं क्या होती हैं? यह समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं मानी जाती है, जो मनोरंजनात्मक संस्था कहलाती है। तो एक मूलभूत बताया है बेलार्ड ने और एक सहायक बताया है। मूलभूत तो बेसिक होता है, बुनियादी होता है, जो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा, और जो सहायक होता है या आपने मनोरंजनात्मक संस्था देखा। बेसिकली बताया गया कि समाज की व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं माना है, और ये बात बेलार्ड ने कहा है, ठीक है। अब देखिए, ये थी बेसिक जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया है किसके बारे में, समाजशास्त्र में और संस्था के अंतर्गत। अब देखिए संस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। संस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि सुपरिभाषित का उद्देश्य बताएं आप। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि अगर सुपरिभाषित करते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या हो सकता है।
अगर मान लीजिए कि प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण होता है, तो सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित और स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए एक बार आप लोग। बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले सामाजिक संस्थाओं का उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित और स्पष्ट करने के लिए आप उसकी भूमिका निभाएं सर्वप्रथम। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट? क्लियर? बताएं। जी सर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग, तो आपसे कहता है, दूसरी पॉइंट आपको बताता है जो है अस्थायित्व। अस्थायित्व, अच्छा, अस्थायित्व क्या होता है? सामाजिक संस्था का विकास, ठीक है, दीर्घ समय में होता है। जब कोई कार्यविधि दीर्घ समय तक समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करती है, तभी उसे एक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अतः ये बात मैं कह सकता हूँ कि अस्थायित्व के कारण संस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात को समझिए, सामाजिक संस्था का विकास दीर्घ समय से होता है, और जब कोई कार्यविधि दीर्घ समय तक समाज में व्यक्तियों की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा करता है, तभी एक संस्था का स्वीकार हो जाता है ना। तो अस्थायित्व के कारण संस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है नियमों की संरचना होती है। इसी में देखिए रीति रिवाज एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था मानी जाती है। अब आप कह सकते हैं कि संस्था व्यक्तियों का ना होकर नियम कार्य प्रणाली का व्यवस्था है। जब जनरीति प्रथा आदि अधिक विकसित हो जाती हैं, तब इनसे संबंधित व्यवस्थित नियम बन जाता है, तो उन्हें हम लोग संस्था कहते हैं। एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है सुस्पष्ट उद्देश्य। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक संस्था के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं जो सांस्कृतिक प्रतिमानों से बंधे रहते हैं। जैसे विवाह एक संस्था है, इसका उद्देश्य संबंधों को नियंत्रित करने से होता है, इसलिए आपका ये भी एक प्रकार की विशेषता होगी। संस्कृति का वाहक होती है संस्था। संस्थाएं जो होती हैं संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती हैं। इस बात से आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि उदाहरण के तौर पे कि परिवार एक संस्था है जो संस्कृति का हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अमूर्त प्रकृति होती है। संस्थाएं रीति रिवाज और कार्यप्रणालियों का एक गुच्छा है जो दिखाई नहीं देता है, अतः यह अमूर्त होता है, इसलिए इसका नेचर हम क्या कह सकते हैं, अमूर्त होता है। अस्थायी प्रकृति की बात करें तो व्यवहार का कोई तरीका जब लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है, तभी वह संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है और इसकी प्रकृति अस्थायी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, शुरुआत में किसी ने एनजीओ वगैरह ओपन करते हैं, धीरे धीरे बाद में वो संस्था बन जाती है। आपने भी, मैंने पढ़ाया था नौदान्या आंदोलन करके, है ना, आप लोगों ने सुना था, वंदना शिवा ने दिल्ली में किया था, जिसकी स्थापना बेसिकली बाद में ये जो है एक एनजीओ के रूप में ले लिया था। याद है आप लोगों को, मैंने हाल ही में आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो वही बात है, आप देख सकते हैं कि उस संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है वो, ये प्रकृति अस्थायी होती है। ठीक है, तो नियमों की, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें नियमों की संरचना भी होती है। बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती। अब ढांचे का मतलब ये है कि उन नियम कैसे, नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा संस्था का काम चलता है और उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नियमों की संरचना। अच्छा, संस्था का एक प्रतीक होता है। प्रतीक जानते हैं, एक सवाल इस बार आया भी था, प्रतीक होता है। प्रतीक समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? बताओ ना अगर नहीं समझ रहे तो। प्रतीक, हाँ, सिंबल, यानी प्रत्येक सामाजिक संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीकों की प्रकृति जो होती है वो भौतिक भी होती है या अभौतिक भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, प्रत्येक बैंक
की बात करूं तो प्रत्येक बैंक का एक सिंबल होता है। विश्वविद्यालय की बात करूं तो विश्वविद्यालय का अपना एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। स्त्रियों के विवाह के संस्था की बात करूं तो वहाँ का प्रतीक मंगलसूत्र होता है ना। तो ये एक प्रतीक होता है, ये तो ये भी संस्था के अंतर्गत आती है ना। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर रहेगा आप लोगों को? बता दीजिए एक बार। यस सर। हाँ, अब देखिए आगे आगे भी अगर हम जिक्र करते हैं तो संस्था और समिति में अंतर दिया गया है। देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, यहाँ क्या है, समिति और संस्था में अंतर। हाँ देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो इतना तो बात आपको पता होना चाहिए कि समिति मूर्त होती है। समिति मूर्त होती है। देखिए, समिति व्यक्तियों का संग्रह है जबकि संस्था नियमों का संग्रह होता है। समिति मूर्त होती है, संस्था अमूर्त होती है। मैंने अभी अभी जिक्र भी किया था। समिति जो होती है अस्थाई प्रकृति की होती, जबकि संस्था अपेक्षाकृत अस्थाई होती है ना। समिति एक निश्चित एवं निश्चित लक्ष्य होते हैं, जबकि संस्था समितियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के नियम रूपी साधन होते हैं। समिति को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है, जबकि संस्था का निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। समिति जो है व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देता है, जबकि संस्था सामूहिक हितों पर अधिक महत्व देता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो था समाप्त हो गया संस्था के बारे में, है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार सभी लोग। समिति और संस्था यहाँ पर मैंने आपका जो है आज क्लियर कर दिया। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ अगर हम बात करें समिति की, जैसे अगर प्रकार वगैरह पूछा जाए कि संस्था के टाइप वगैरह बताएं आप, तो एक संस्था है, आप ध्यान रखेंगे, वो है परिवार। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया भी है परिवार कैसे है। फिर उसके बाद एक कॉलेज है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है व्यापार, और फिर आपको ध्यान रखना है व्यापार संघ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें चर्च, जो धार्मिक संघ के रूप में आता है ना, उसमें फिर एक राजनीतिक दल और राज्य। ये क्या है? ये संस्था है। ये क्या है? एक प्रकार की, सॉरी ये क्या है? ये समिति है। संस्था ना कह के आप समिति कहिए, संस्था नहीं है। ये क्या है? ये समिति है। ये क्या है? ये समिति है। अब समझिए जरा, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताया था, अगर याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है आप लोगों को। मैंने कहा था आप लोगों से कि यदि कोई व्यक्ति अपना परिवार बसाना चाहता है तो उसे कुछ नियम और रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, और जब नियमों और रीति रिवाजों का पालन करके विवाह करना होगा तो परिवार एक समिति बन जाएगी। वहाँ पे परिवार क्या बन जाएगा? एक समिति बन जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बताइए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब वहाँ समिति बनी, जबकि विवाह एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, इसी के रूप में अगर हमने विद्यालय ले लिया, कॉलेज वगैरह ले लिया, तो भी आपको यही समझना है कि महाविद्यालय या कॉलेज तो एक समिति है, जबकि नियमों की व्यवस्था होने के कारण परीक्षा यहाँ पे क्या बन जाएगी? परीक्षा पद्धति क्या बन जाएगी? एक संस्था बन जाएगी। परीक्षा पद्धति क्या बन जाएगी? उसकी एक संस्था बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ही जब हम विवाह की बात करते हैं तो ये एक संस्था बन जाएगी। अब देखिए, ये संस्था के बारे में बता रहा हूँ, है ना। घर की बात करें तो भी संस्था बन जाएगी, उत्तराधिकार की बात करें तो भी संस्था बन जाएगी। कॉलेज में परीक्षा की बात करूं, या मैं भाषण की बात करूं, या मैं प्रणाली की बात करूं, तो ये एक संस्था बन जाएगी। व्यापार की बात करूं, लेखा प्रणाली हो या संस्थान हो या अंश पूंजी हो, तो भी ये आपकी बन जाएगी संस्था। व्यापार संघ में अगर मैं बात करूं, सामूहिक सौदेबाजी की बात करता हूं, तो सामूहिक सौदेबाजी भी आपका संस्था बन जाएगी। हड़ताल की बात करूं तो भी ये संस्था बन जाएगी। धरना की बात करूं तो ये संस्था बन जाएगी। चर्च की बात करता हूं तो चर्च धार्मिक स्थल पर धर्म को रिप्रेजेंट करेगा, भातृत्व रिप्रेजेंट करता है, भातृत्व के साथ संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये बन जाएगा। राजनीतिक दल की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक इकाई, दल, राजनीतिक मंच आप कहिए तो भी एक संस्था बन जाएगी। राज्य की बात करता हूँ
तो जो है संविधान की वैधानिक संहिता जो आएगी ये रिलेट होगा, शासन का जो रूप होगा वो रिलेट होगा आपकी संस्था में। अब जब विशेष हित की बात होती है इसमें तो उसकी हम बात करते हैं, तो परिवार तो समिति है, संस्था विवाह है, तो यह विशेष हित क्या है? विशेष हित है यौन संबंध, यौन संबंध। तो कॉलेज की विशेष हित क्या हो सकता है? शिक्षण हो सकता है या व्यावसायिक तैयारी हो सकती है। व्यापार का विशेष हित क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है कि नहीं? व्यापार संघ की विशेष हित क्या हो सकता है? व्यापार संघ की नौकरी, सुरक्षा हो सकता है। और चर्च क्या हो सकता है? तो चर्च आपका धार्मिक विश्वास हो सकता है। और चर्च के बाद आपका राजनीतिक दल आता है, तो राजनीतिक दल जो आपका होगा वो सरकारी नीति हो जाएगी। और जब हम राज्य की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था होता है। बस इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई है? तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया है। तो आज जो हमने जिक्र किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया है, और हम सबसे जो है एग्ज़ाम में भी जो है ये प्रश्न हमसे देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं हम लोगों से प्रश्न। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब थोड़ी सी संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द है संस्कृति, है ना। देखिए, संस्कृति के बारे में आप सबको पता होगा, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है ना, कल्चर कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात आपको पता है। मजुमदार ने ये बात कहा भी है कि संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है? बताइए, मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है? संस्कृति के माध्यम से करता है। कैसे करता है? संस्कृति के माध्यम से करता है। और संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं क्या होती हैं? उसमें शामिल होती हैं। वही तरीके से अगर हम बात करें, संस्कृत जो है भाषा में अगर हम बात करें तो सम एक उपसर्ग होता है। हिंदी में कुल टोटल 11 उपसर्ग होते हैं, और उसी में अगर हम बात करें तो सम एक उपसर्ग है, और क्री एक धातु होती है, ती एक प्रत्यय होता है। जब सम क्री प्लस ती को लगाते हैं तो बनता है उसके योग से, उसके जमा से संस्कृति। तो संस्कृति को संधि विच्छेद किया है सम प्लस कृति से, अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझ कर किए गए कार्य को संस्कृति कहते हैं। हम साधारण परिभाषा के रूप में अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि संस्कृति किसे कहा जाता है, तो 2 बातें केवल बताइएगा। पहली बात तो आप ये बताइएगा कि अच्छे प्रकार से सोच समझ कर किए गए कार्य को संस्कृति कहते हैं। दूसरी बात ये बताइएगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही करता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता है। अब ध्यान से सुनिए, जो है व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, व्युत्पत्ति का मतलब होता है इसका उदय किस तरीके से हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, संस्कृति शब्द जो है परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम स्थिति का बोध कराती है। बोध कराने का मतलब है अंडरस्टैंड कराना, समझ कराती है, यानी परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम स्थिति की समझ कराती है। किंतु इस शब्द का भावार्थ अत्यंत व्यापक होता है। अंग्रेजी में वस्तुतः संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्ति, नैसर्गिक शक्ति और अनेक परिष्कार ठीक है का घोतक होता है। किसी देश की संस्कृति अपने को विचार, धर्म, दर्शन, काव्य, संगीत, नृत्य कला आदि के रूप में अव्यक्त करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ठीक है इन क्षेत्रों में जो सृजन करता है और अपने सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने हेतु जिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं को विकसित करता है, उन सब की समावेश को ही हम संस्कृति में पाते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति की जो प्रक्रिया है वह एक साथ ही आदर्श को वास्तविक अथवा वास्तविक को आदर्श बनाने की प्रक्रिया में माना जाता है। ठीक है, तो ये संस्कृति कल्चर है। और मैं चाहता हूँ कि कल हम लोग जो है संस्कृति के परिभाषा से स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है, कल हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। आप सभी लोग संस्था के बारे में आपने पढ़ा है और कल इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि संस्कृति क्या होती है, सामाजिक मानदंड क्या होते हैं और समाज के मूल्य क्या होते हैं। करेक्ट? सही रहेगा? यस सर। चलिए।